नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने आज बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान दीपिका ने एनसीबी के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर के चट की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। दीपिका शनिवार को सुबह अकेले ही एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी और एनसीबी दफ्तर में दीपिका को चाय बिस्किट दिया गया और उन्होंने वहां पर चाय भी पी। और इसके बाद एनसीबी की 5 सदस्य की टीम ने उनसे कई सवाल पूछे और इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल रही। इस दौरान ड्रग्स चैट वाले नंबर और करिश्मा को लेकर के दीपिका से सवाल किए गए। सूत्रों का कहना है कि पहले तो दीपिका से अकेले ही सवालात किए गए और फिर बाद में उन्हें और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठा करके सवाल जवाब किए गए। पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने करिश्मा के सामने ड्रग्स चैट की बात को कबूल किया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि एनसीबी दीपिका के जवाबों से अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वहीं धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक क्षितिज प्रसाद के घर पर छापे के दौरान गांजा मिला था और बता दें कि गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी ने क्षितिज का नाम लिया था और उन पर ड्रग पेडलर से ड्रग्स खरीदने का आरोप है। शुक्रवार को एनसीबी ने अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में कुछ फोटोज सामने आए थे जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ड्रग कनेक्शन में इस फोटो को ही क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, जिसके चलते क्षितिज की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अधीर रंजन चौधरी ने सुशांत केस को लेकर के बिहार में कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं ऐसा कहा है और इसके अलावा उन्होंने किस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों पर निशाना साधा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मौत को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी एक सियासत करना शुरू कर दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत हमारा देश की एक बड़ा सितारे हैं और मशहूर कलाकार भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत देश की कलाकार सिर्फ प्रदेश की ही नहीं और उनकी मौत पे सारे हिंदुस्तान सिर्फ नहीं, जो हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं उनको भी बड़ी दुख। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनावी रण में उतरने वाली पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनाव पर जेडीयू नेता दिलेश्वर कमैत का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कल तो आपको मालूम है जो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है और इसकी तैयारी हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। अन्य दल भी कर रहा है, खास करके हमारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पहले से ही तैयारी कर रही है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रही हैं वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। आरजेडी नेताओं का यह कहना है कि विपक्षी पार्टियां आरजेडी विधायक समता देवी से घबरा गई हैं, इसलिए अपनी रैलियों में आरजेडी का झंडा जानबूझकर लगा रहे हैं। हम लोग का विरोधी हैं और इससे सब लोग जो नारा लगा रहे हैं आरजेडी का झंडा लगा के कि समता देवी मुर्दाबाद है, ये एलजेपी का है और जदयू का है, हम पार्टी का है, ये सारा पार्टी मिलके ये साजिश किया जा रहा है कि समता देवी हटाओ। यहाँ से हटाने के बाद अगर समता देवी रहेगी तो हम लोग जीतने नहीं देगी। ये अच्छा चेहरा है, ईमानदारी पूर्वक काम की है, जब पेंशन मिला है, इसके चलते इन्हें सारा साजिश किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी, मेरा दल जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 12 चट्टी नहीं पूरे जिले में एकजुट है। और जहाँ तक 12 चट्टी का जो अभी घटनाक्रम हुआ है वो आप पता लगा सकते हैं कि जो लोग आगे आगे थे, जिन लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा था, वो लोजपा, हम पार्टी और जदयू के लोग थे और ये जान रहे हैं
कि हम हमारा झंडा लगा करके, हमारे नेता का झंडा लगा करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे थे कि हम लोग उनके साथी हैं। लेकिन ईमानदारी की जो बात है कि समता देवी से ये लोग घबरा। दिल्ली दंगों, सीएए और एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका जो है वो सामने आई है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर खालिस्तान समर्थक सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शनों पर गए थे और आईएसआई ने खालिस्तानी समर्थकों को हर संभव सहायता देने को कहा था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगों और प्रदर्शनों में आईएसआई की भूमिका की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह आरोपी अतर खान के बयानों के रूप में इस बात को रखा है। इसके अलावा प्रदर्शनों में महिलाओं को भी एकत्रित करने के लिए पैसे बांटे गए थे। स्पेशल सेल ने चार्जशीट में आरोपी अतर खान के बयानों को रखा है और अतर खान ने अपने बयानों में यह कहा है कि चांद बाग और शाहीन बाग में खर्चे के लिए पैसों का इंतजाम सुलेमान सिद्दीकी उर्फ सलमान करता था। शाहीन बाग धरना स्थल पर डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी आता जाता रहता था। डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी ने 10 फरवरी को उसको और अन्य लोगों को यह बताया था कि धरना स्थल पर उसकी मुलाकात खालिस्तान समर्थक बगीचा सिंह और लवप्रीत सिंह से हुई है। इन लोगों ने यह बताया था कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही दोषी इंस्पेक्टर और दरोगा के निलंबन की मांग भी की गई। पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी ददरौल विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो अपनी 4 व्हीलर कार से कल 11 बजे लगभग आरसी मिशन बाईपास हरदोई चौराहे के पास से निकल रहे थे। तभी आरसी मिशन की पुलिस ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों ने एक तो उनके साथी जो कार में थे लाठियाँ लेकर दौड़ाया, दूसरा जो है तैयब जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। उसके बाद उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, बहुत ही अपमानित किया और जो नहीं करना चाहिए था वो सारी हदें पुलिस ने पार कर दी। क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है? अब यहाँ पर एसपी कप्तान साहब का से भी फोन पर वार्ता हो गई थी, संज्ञान में पूरा। वहीं कृषि बिलों को लेकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में तीनों बिलों को पारित किया जा चुका है और देश के करोड़ों किसानों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब किसान अपनी फसलों को मंडी, खेत और देश में किसी भी कोने में लाभकारी मूल्य पर बेच सकेंगे। इस विधेयक के पारित होने से न तो मंडियां खत्म होंगी और न ही एमएसपी। आज आप लोगों के माध्यम से किसानों तक उस बात को पहुंचाने के लिए कि जो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 जो विधेयक पारित हुए, जो पास हुए, ये किसान की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ये लेकर के आ रहे हैं। किसान को इन बिलों के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपने माल को वो मंडी में भी बेच सकता है, वो अपने खेत में बेच सकता है, वो देश के किसी भी कोने में जहां पर उसके माल का लाभकारी मूल्य मिले वो वहां पर अपने माल को, अपनी फसल को। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है और वहीं अंबाला में किसानों ने अनाज मंडी पहुंचकर धान की खरीद न होने से जमकर नारेबाजी की है और सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिनों से धान मंडियों में है और उसकी बोली नहीं लगाई जा रही है। किसानों ने कहा है कि सरकार ने पहले 25 सितंबर की तारीख दी और फिर 1 अक्टूबर की, अब कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर से धान की खरीद होगी। यदि ऐसा ही हुआ तो किसान की फसल मंडियों में बर्बाद हो जाएगी और वहीं किसानों का समर्थन करने के लिए आड़ती भी पहुंचे।
प्रदर्शन इसलिए है कि एक तो अभी जीरी का पोर्टल पूरा नहीं हुआ और आज सरकार ने पोर्टल चलाना बंद कर दिया है। पिछले 15 दिनों से जीरी की फसल मंडी में पड़ी है, ना इसकी बोली हो रही है ना भराई हो रही है। पहले 25 तारीख का टाइम दिया था बोली का, फिर पहली तारीख कर दी, अब 7 तारीख कर दी। तो ऐसे ही हमें शक्का है कि इस सीजन में सारा ऐसे ही निकाल दें। हमारी फसल जो हमने सांपों के सिरों पर पैर रख कर उगाई है, अब मंडियों में इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रही है। हर रोज़ रात को दिन में सुखाते हैं, रात को इकट्ठी कर देते हैं, वो उसमें फिर भीग जाती है। और सुखाने में कितने चावल खराब हो रहे हैं, कितनी इसकी क्वांटिटी डैमेज हो रही है। तो यही कहना चाहते हैं सरकार से। सरकार बार बार कहती है हम एक एक दाना खरीद देंगे, इन्हें दाना खरीदने की तो बात लग रही, इन्होंने अब तक मंडी की तरफ देखा भी नहीं कि मंडी के अंदर किसान का क्या हाल है। जब इलेक्शन आता है तब किसान याद आता है, उसके बाद फिर सब किसान को भूल जाते हैं। पहले भी किसान के साथ ऐसे हुआ है धोखा, आगे भी ऐसे ही होगा। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि ये इनका जो धान पड़ा है इसका जल्दी से जल्दी हल करें। जो जीरी को लेकर पहले सरकार कहती थी भी 25 तारीख को खरीद आएगी और 25 तारीख निकल गई, अब सरकार बोल रही है भी खरीद आएगी पहली को। इसलिए किसान में परेशान है, जीरी मंडियों में पड़ी है। हमारी डिमांड है 20 को तुरंत जीरी खरीद की जाए और मॉइस्चर 17 की जगह 20 तक लिया जाए। 17 मॉइस्चर उस टाइम होता था जब हाथ से जीरी कटती थी, आज कंपेन से जीरी कटती है। 17 मॉइस्चर आना बिल्कुल नामुमकिन है। और किसान को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि किस दिन जीरी लेके आए और कितनी लेके आए। उसको तो जैसे उसकी जीरी कटेगी वो लेके मंडी में आएगा, ये घर तो रुक नहीं सकती जीरी। इस पर कोई दिन की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और कोई वजन की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और 25 की जगह 35 क्विंटल। किसान बिल को लेकर जहां देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं यूपी के गोंडा जिले में बिल को लेकर के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए इस बिल का विरोध किया गया है और सरकार से तत्काल इसे वापस लिए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही किसानों ने गन्ने का बकाया भुगतान न करने की मांग भी की है और 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के बाद किसानों ने रोड को जाम कर दिया और जैसे ही अंबेडकर चौराहे जाने लगे वैसे ही भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने किसानों का रास्ता रोक लिया और उन्हें सड़क तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। किसान नाराज होकर कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर ही बैठ गए और लगभग आधे घंटे तक बैठे रहे, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और सीईओ मौके पर पहुंचकर उनको ज्ञापन दिया गया। का जाम आंदोलन करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान के लिए भी आंदोलन हमारा आगे चलता रहेगा, क्योंकि ये जो नीतियां आई हैं, जो बनाई गई है, ये जून में ही लागू किया गया था कोरोना काल में कि चोरी चुप्पा हम सब काम कर लें। आज उसको आके पेश किया है, जबकि इस तरह की इमरजेंसी हो या कोई विशेष हो जिसमें ये राष्ट्रपति द्वारा ये कानून बनवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ना करके इन्होंने सीधा किसानों के साथ धोखा किया है। जबकि इसमें गरीब किसानों का केवल नुकसान ही नुकसान है। इस बिल में जो उन्होंने पास किया है केवल पूंजीपतियों का ही फायदा। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कोविड संक्रमितों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि कोरोना वायरस से लड़ने में निजी संस्थान अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थान कोविड मरीजों के लिए संवेदनशील नहीं है। सभी निजी चिकित्सालयों को निर्धारित दरों पर उपचार करना अनिवार्य है। राजस्थान में निजी चिकित्सालयों ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे चिकित्सालय ने ठीक काम किया है, बहुत सारे लोगों ने ठीक काम नहीं भी किया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी भागीदारी, क्योंकि ये महामारी का दौर है और उनकी भी भागीदारी कोविड ट्रीटमेंट के लिए सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 6 संभागीय मुख्यालय पर 4 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जहाँ 80 बेडेड हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके 30% बेड कोविड केयर के लिए अलग से
व्यवस्था करके और उनको अलग से सुरक्षित रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अजमेर और बीकानेर जहाँ पे 60 बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका भी 30% बेड कोविड केयर के लिए उनको अलग रखने पड़ेंगे। ये जो महामारी अध्यादेश है उसका प्रयोग करते हुए हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पोस्टर में सीएम योगी के साथ उन लोगों की तस्वीरों को लगाया गया है जिन पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं। सपा नेता संदीप यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए योगी सरकार से सवाल भी पूछा है कि मुख्यमंत्री जी सत्ता संरक्षण प्राप्त इन दुराचारियों के पोस्टर आखिर कब लगवाएगी सरकार। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जाजरी आगमन पर बर्खास्त पीटीआई और अन्य कर्मचारी संगठनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाने की घटना पर दादरी के नवनियुक्त एसपी विनोद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस घटनाक्रम पर उन्होंने ये कहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना था। अगर पुलिस को लाठीचार्ज करना होता तो प्रदर्शनकारियों द्वारा 4 बैरिकेड से तोड़ने के दौरान ही कर दिया जाता। एसपी विनोद कुमार ने यह कहा कि इस झड़प के दौरान 11 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और इस घटना को लेकर के पुलिस ने हरियाणा राज्य शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रधान धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा 4 से 5 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे और डिप्टी सीएम के विरोध को लेकर के बर्खास्त पीटीआई और अन्य कर्मचारी संगठनों ने काले झंडे दिखाकर उनके बहिष्कार का ऐलान किया था। जैसे ही पता लगा कि डिप्टी सीएम साहब के विजिट है यहाँ, तो इन लोगों ने शायद प्री प्लान करके कि भाई उनकी रास्ता रोक के और उनको काले झंडे वगैरह दिखाए जाएं और अपनी मांगों को वायलेंट तरीके से उनके सामने रखा जाए तो शायद इनकी सुनवाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो इन लोगों ने जब उनका आने का टाइम हुआ तो अचानक ही अपनी जगहों से उठ के इन्होंने तकरीबन 3-4 बैरिकेड तोड़ते हुए और ये मेन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे आ गए थे, सारे के सारे मेन गेट पे। और जो आखिरी वो है, इनका मकसद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे कब्जा करना था, उसको घेराव करना था जहाँ पर वीवीआईपी साहब ने आना था। तो फिर वहाँ उस दरमियान इन्होंने पुलिस के साथ वहाँ हाथापाई की, बैरिकेड तोड़े। पुलिस को उसमें तकरीबन हमारे 11 जवानों को उसमें हल्की चोटें आई हैं और इन्होंने फिर इनके ऊपर 2-3 हमने आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तो जिसकी वजह से फिर ये लोग तितर बितर हो गए और फिर सड़क पे यूपी के पीलीभीत में 2 पक्षों में विवाद हो गया और गांव धनपुरों में विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस बीच कई लोगों ने तलवार से हमला भी किया और साथ ही जमकर फायरिंग भी की गई। गांव में घटना से दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर एएसपी त्रिपाठी ने गांव का दौरा किया और इस बीच पुलिस में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और 2 फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बहुत मामूली सी बात को लेकर के एक दारू पी के उधर से जा रहे थे, दूसरे पक्ष ने उसे टोक दिया, गाली गलौज करने लगे। उसी पर उग्र होकर के उन लोगों ने बांके से हमला कर दिया। सारी चोट जो अभी हम लोगों ने देखी है, जो घायल है उनको बांके से ही है, लेकिन ये जानकारी में ये भी आया था कि एक आदमी ने उसमें फायर किया तमंचे से। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन करती है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं हम लोग, उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेक्टर भी रेफर करा देते हैं और इधर अभियुक्तों की तलाश की जाती है। 3 पकड़ लिए जाते हैं जिनसे बांका भी बरामद हो गया और घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। 307 का अभियोग पंजीकृत हुआ है। हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जल्दी जमानत न हो और ये जेल में रहें और उसके बाद इनके विरुद्ध निर्धात्मक कार्रवाई भी करेंगे जिससे आसपास के लोग भी ये। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
पंजाब वासियां ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के उन्नाव में दलित लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दरोगा एक दलित लड़की को अपने कमरे पर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें की गई और परिजनों से कुछ भी न बताने की धमकी भी दी गई। हालांकि बाद में पीड़िता ने अपनी आप बीती मां को सुनाई और महिला ने इसकी शिकायत एसपी से की। एसपी ने सीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की और वहीं मामले में दरोगा पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही लाइन हाजिर भी किया गया। जानकारी के मुताबिक दलित चौकीदार की बेटी का आरोप है कि 12 सितंबर को वो अपनी मां के साथ SI नरेंद्र सिंह से किसी मामले में कार्रवाई की गुहार लगाने के लिए गई थी और इस दौरान दरोगा नरेंद्र सिंह अपने आवास पर उसने उसे बुलाया और जहां से मां को एक कागज की फोटोकॉपी कराने के लिए भेज दिया गया और इस दौरान मौका पाकर दरोगा ने जबरदस्ती की और अश्लीलता की। घर पर कुछ भी बताने पर मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी गई, लेकिन बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी मां से आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी उन्नाव से शिकायत की और एसपी के निर्देश पर SI नरेंद्र सिंह पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला के द्वारा छेड़खानी के संबंध में एक एप्लीकेशन पुलिस ऑफिस में दिया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा CO बांगरमऊ और एक महिला इंस्पेक्टर से इस प्रकरण की जांच कराई गई है। हालांकि जांच में कुछ बयानों और तथ्यों में भिन्नता पाई गई है, परंतु प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक अभियोग औरास थाने पर पंजीकृत किया गया है और इस मुकदमे की विवेचना करने हेतु एक विवेचना टीम बनाई गई है, जिसमें एक सर्कल ऑफिसर रैंक के अधिकारी होंगे, एक इंस्पेक्टर होंगे और एक महिला सब इंस्पेक्टर। इसकी विवेचना टीम के द्वारा, इस स्पेशल विवेचना टीम के द्वारा इस प्रकरण की विवेचना की जाएगी और विवेचना के आधार पर जो भी निष्कर्ष प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि संबंधित सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है और पीड़िता का स्टेटमेंट, मेडिकल और अन्य कार्रवाई करने हेतु संबंधित विवेचक। यूपी के गाजियाबाद में किसान जमीन के मुआवजे को लेकर के कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस धरने में समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। उन्होंने यहां पर कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जमीन अधिग्रहण करने वाले मामले में पूंजीपति को अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त, पूरी तरीके से वो लिप्त हैं। और संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर के ये कहा है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में बिहार के चुनाव की तिथि घोषित की गई है, एक तरफ देश कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहा है, देश में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा रही है। बीजेपी बिहार में चुनाव करवा रही है। अगर यही चुनाव 6 महीने के बाद होता तो बहुत अच्छा होता। समिति की ओर से जो आंदोलन, तो मैं वहाँ पे भी इस मामले को समिति की ओर से जो आंदोलन चल रहा है उसको आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। और अभी कल जो आंदोलन हुआ था किसानों का कृषि बिल के खिलाफ, उसमें भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ किसानों का आंदोलन हुआ उसमें हिस्सेदारी ली
सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही खसरा और मुआवजा अलग अलग, ये कैसे संभव है? एक किसान को 1100 रुपये मीटर, एक किसान को 14,000 रुपये मीटर, एक किसान को 28,000 रुपये मीटर और खसरा जमीन एक ही। तो ये तो सीधे सीधे एक अन्यायपूर्ण फैसला है सरकार का, और मुआवजा जो नीति है उसमें भारी गड़बड़ी है। और मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दो, वेब सिटी बनाने के नाम पे और तमाम योजनाओं के नाम पे उनसे पैसे कमाओ, और जो पैसा उनसे भ्रष्टाचार और बेईमान। वहीं बिहार के आरा का सदर अस्पताल अचानक से बिजली चले जाने के कारण घंटों अंधेरे में डूबा रहा और इस दौरान मरीज और चिकित्सक दोनों परेशान रहे, जबकि कई चिकित्सक मोबाइल की लाइट और टॉर्च के सहारे इलाज करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस मामले पर अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सदर अस्पताल में क्या जनरेटर नहीं है, और अगर है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इस तरह की व्यवस्था बहुत कुछ बयान कर गई, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को लेकर के बैठक की गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस पर उद्योग पॉलिसी लागू कर दी जाएगी, और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि उद्योगपतियों ने 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की सहमति जता दी है, और साथ ही हरियाणा के युवाओं को जल्द ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मित्रों, आज हरियाणा के जितने भी उद्योग जगत के लीडर्स हैं और व्यापार जगत के भी कुछ एसोसिएशंस के भी ऐसे मिला करके 20 ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के बिग लीडर्स वो आज आए थे। उसमें से 6 तो ऑनलाइन थे, बाकी सब यहाँ उपस्थित थे। उनकी अब हरियाणा में अपराधियों की खैर नहीं है। अब हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज की देखरेख में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर होम मिनिस्टर स्क्वाड बनाई जाएगी, जो हरियाणा में होने वाले संगीन अपराधों और किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ काम करेगी। ये स्क्वाड जो होगी वो सीधा होम मिनिस्टर अनिल विज को रिपोर्ट करेगी, और इसके गठन के आदेश खुद गृह मंत्री अनिल विज ने दे दिए हैं। और विज ने बताया है कि संगीन अपराधों के साथ साथ जो भी बड़े बड़े केस हैं, माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, उन सभी पर नकेल कसने के लिए यह स्क्वाड काम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। जो बड़े बड़े केस हैं, माफियाज हैं, लैंड माफिया, सैंड माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया या और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितना भी है, उन सारों पर नकेल डालने का ये काम करेगी। ये सब क्या जरूरत आन पड़ी थी एचएम स्क्वाड बनाने? नहीं, एडिशनल एक्टिविटी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन मोरबा के गरीब मजदूर वर्ग तक किसी योजना का लाभ पहुंचता है या नहीं, शायद सरकार के लोगों को भी ये मालूम नहीं। मोरबा के वार्ड 8 और 3 में बसे हुए आदिवासी और गरीब मजदूर वर्ग के लोग नेताओं को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। चुनाव के बाद ये लोग किस हाल में हैं, कोई इनकी सुध नहीं लेता। ये लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। इनके घरों तक कोई सड़क नहीं जाती, न ही निगम ने यहाँ पर कोई जल का कनेक्शन दिया। क्योंकि वार्ड क्रमांक 3 और 8 दोनों मिलाकर वहाँ लगभग 50 घर हैं, जिसमें वार्ड क्रमांक 8 में लगभग 10 से 15 मकाने हैं। मेरे द्वारा बार बार पत्र भी दिया गया नगर निगम प्रशासन को, साथ में ही हमने परिषद में भी ये मामला उठाया कि वहाँ गरीब कोयला बीनने वाला मजदूर तबके के लोग निवासरत हैं और काफ़ी वर्षों से निवासरत करते हैं, जो अपनी आजीविका कोयला बीनकर और बेचकर उसको करते हैं मजदूरी करके। लेकिन आज तक नगर निगम प्रशासन सुन सकी, न ही यहाँ के स्थानीय लोग सुन सके।
बार बार एक ही जवाब दिया जाता है कि वो फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए वहाँ कोई कार्य हम नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है कि बीच में मार्च से लॉकडाउन होने के कारण काम में जो शुरू थे वो बंद हो गए थोड़ा, इसके चलते अभी भी ठीक ढंग से काम चालू नहीं हो पाए, जिसके चलते ये 4-5 महीने विलम्ब हुआ। और उसके लिए और इसके लिए अब ये जरूर हो गया है कि नगरीय क्षेत्र के काम किए जाएं। जहाँ तक पेयजल का है उसमें कहीं रुकावट नहीं थी, फिर भी मजदूरों का मतलब न बंदी के कारण। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। कई पदाधिकारियों को हटा दिया गया है और कई नए चेहरों को अब शामिल किया गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक नई टीम की घोषणा की है। इसमें कुछ पुराने नामों को बरकरार रखते हुए नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जुड़ाव के लिहाज से पार्टी में अहम सांगठनिक पद महासचिव का माना जाता है और नई टीम में 8 महासचिवों की सूची में भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को बरकरार रखते हुए 5 नए चेहरों को जगह दी गई है। राम माधव, P मुरलीधर और सरोज पांडे और अनिल जैन के स्थान पर नए चेहरों को शामिल किया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम, D पुरंदरेश्वरी और CT रवि, तरुण चुग और दिलीप सैकिया नए महासचिव होंगे और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को पार्टी की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है और वहीं पूनम महाजन की जगह वो लेंगे और पार्टी के प्रवक्ताओं की अपनी लिस्ट को भी बढ़ाया गया है। अब इसमें 23 प्रवक्ताओं को नई जगह यहां पर दी गई है और इसमें सांसद अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है और बाकी प्रवक्ता मीडिया हेड होंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में सब्जियों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से आम आदमी की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से आम आदमी की आमदनी प्रभावित हुई है और अब लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम से उनकी परेशानी दोगुनी हो चुकी है। क्योंकि जो इस महीने में हम अक्सर इसको टमाटर जो है
अभी 50 हो गया है। इस मार्केट में फिलहाल ये थोड़ा कम है और इससे ज़्यादा कम है। इसी कुछ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और अब अकाली दल ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एनबी न्यूज, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा है अकाली दल ने अपना नाता तोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी से। एनडीए में लगातार पिछले काफी समय से अकाली दल जुड़ा रहा है और जिस तरीके से जो अब चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से किसानों का जो रुख अलग रहा है, किसान बिलों को लेकर के अकाली दल ने लगातार विरोध किया है और पहले हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल से और अब अकाली दल ने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। जगतार सिंह भुल्लर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब के हेड। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है पूरी, किस तरीके से अकाली दल ने अपना रास्ता अलग चुनने की घोषणा की है? बिल्कुल हतिंदर, देखिए ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है। मिनॉरिटी थी उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मिनॉरिटी जमात थी, वो थी सिख, और सिखों की जो जमात है वो श्रोमणी अकाली दल, जो 96 में प्रकाश सिंह बादल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में अनकंडीशनल बिना किसी शर्त से समझौता हुआ था। वो जो 1996 में समझौता हुआ था वो 2020 में आके खत्म हो गया। जो वाजपेयी का सफर और बादल साहब का जो सफर बिना शर्त शुरू हुआ था, वो सुखबीर सिंह बादल और नरेंद्र मोदी के बीच जो गठबंधन था, गठजोड़ था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका। वजह एक ही है, वो था किसानों के साथ भारत सरकार का धोखा। 3 लगातार बिल पास किए। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी के बावजूद किसानों के खिलाफ बिल पास किए गए और उससे पंजाब का नुकसान होगा था, देश का नुकसान होगा। और सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल जो सेंटर के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज अभी जो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें पास किया गया है, रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने पंजाब के साथ धक्का किया, धोखा दिया है। श्रोमणी अकाली दल को पूछा नहीं गया। पंजाब की जो पहचान है वो कृषि है और कृषि के मसले पे जो अलायंस है श्रोमणी अकाली दल, जिसने 96 में बिना किसी समर्थन से, बिना किसी मांग से श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया था, उसकी जो कदर है, जो मूल्य है, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में आके नहीं दी, जिसके चलते आज श्रोमणी अकाली दल ने पक्के तौर पे जो गठजोड़ था उसे तोड़ दिया। और इससे पहले जब महाराष्ट्र की सरकार बनी थी तो उनके पास शिवसेना थी, वो भी अलायंस खत्म किया गया था। और ये एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एक कह सकते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के लिए झटका। और हमारे साथ मिहिर जी हैं जो हमारे मैनेजिंग एडिटर है, उनसे भी चर्चा करते हैं। मिहिर जी, क्या लगता है ये बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी सबका साथ सबका विकास, वो विकास पंजाब में आकर रुक जाता है। बुल्लट साहब मेरे ख्याल से पंजाब के आप इकलौते जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने बहुत करीब से भाजपा अकाली गठबंधन को देखा है, तमाम दौर देखे हैं और उसमें देखे हैं। और लगातार आपने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक की थी जिस वक्त ये था कि जब उनकी हरसिमरत कौर सिंह बादल ने इस्तीफा जब दिया था केंद्रीय मंत्री, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। और आपने भी ग्राउंड से बहुत मेहनत की, तमाम नेताओं के लगातार संपर्क में रहे हैं। ये 22 साल पुराना गठबंधन था और अकाली दल इकलौती ऐसी पार्टी थी जो आज तक कभी, तमाम पार्टियां एनडीए से चली गई लेकिन अकाली दल का साथ हमेशा बना रहा। और वो चट्टानी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती में भी दरार पड़ गई। तो ये आप बेहतर बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन रहा, क्या मजबूरी थी कि अकालियों को बीजेपी से अपना साथ हटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा? क्योंकि आप यहाँ की नब्ज को, यहाँ ग्राउंड को, यहाँ की टेरिटरी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भुल्लर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, एनबी न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि ऐसी क्या वजह थी। बिल्कुल मिहिर जी, देखिए पे इल्जाम लगते थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आपके पास एक मिनॉरिटी जमात रह जाती है, सिख भी आपसे खफा हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था
एक बड़ा सपना था कि पंजाब में भी उनकी सरकार हो, हम 2024 का भी चुनाव जीतें, तो लगता है ना आपके साथ मुसलमान खिलाफ है, आपके साथ ईसाई भाईचारा खिलाफ, और अब एक आपके पास एक ही जमात थी वो सिख, वो भी खफा हो चुकी। ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है। और क्योंकि आप अलायंस में आपको धर्म निभाना पड़ता है, तो आपने धर्म नहीं निभाया, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी चुनौती है। भुल्लर साहब, मुझे लगता है कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी मजबूरी दिखती है, चुनावी मजबूरी दिखती है। चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2 साल का वक्त राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, चूंकि आप बेहतर समझते हैं, आपकी जानकारी बहुत इन डेप्थ आपने देखा है पंजाब की राजनीति को और तमाम सियासत को देखा है। तो पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव में 15 सीटें शायद मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको लगता है कि क्या इस कदम के बाद पंजाब में जो खोई ज़मीन अकाली दल की थी, इस कदम के बाद क्या ये कॉस्मेटिक मूव है या सच में किसानों के हितैषी हैं? ये बिल्कुल मिहिर जी, देखिए, ये पंजाब की जो पहचान है वो कृषि है। कृषि पे पंजाब राजा माना जाता है, क्योंकि पंजाब में एक ऐसा देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ कृषि के ऊपर या किसानों के ऊपर पंजाब की तमाम जितनी भी पार्टियाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत की है। और आज किसानों की रोटी का मसला, वो रोटी उनको लगता है कि हमारे से छीनी जा रही है भारत सरकार की तरफ से, जो लगातार 3 ऑर्डिनेंस पास किए, उसके बाद 3 बिल पास की गई। हालांकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, टीवी की आवाज़ म्यूट की गई, उसके बाद आपको भी पता। लेकिन क्योंकि किसान का जो मसला, और श्रोमणी अकाली दल ने, जब से श्रोमणी अकाली दल एक कांग्रेस के बाद श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी है, तो जिसने पंथ के नाम के, धर्म के नाम पे, किसानी के नाम पे अभी तक सत्ता पे कह सकते आनंद माना है। और उनको लगता है कि अगर पंजाब की जो सत्ता है वो किसान है, किसान एक बड़ा वोट बैंक है, किसान पंजाब में मतलब जाट, वो सिर्फ किसान पंजाब के नहीं, वो जो लग 35 बरादरियाँ वो भी किसानी पे, खेती पे निर्भर करती हैं। भुल्लर साहब, मैं टोकूंगा इस बीच में, अभी बहुत एक दिलचस्प बयान आया था बादल साहब का, सुखबीर बादल साहब का। उन्होंने कहा था कि हर अकाली किसान है और हर किसान अकाली है। तो अब क्या माना जाए कि ये जो पूरा समीकरण है, कि आपको ही पता है कैप्टन साहब ने इस इस्तीफा किस तरह मखौल उड़ाया था। उन्होंने कहा कि इट्स टू लिटिल एंड टू लेट, बहुत मतलब देर भी आए और बहुत दुरुस्त भी नहीं आए। तो अब कहने का मतलब क्या है, आपको लगता है पॉलिटिकली जो आप सिनेरियो आप समझ रहे हैं, आप ग्राउंड की आपको बहुत बेहतर परख है, कि आपको लगता है कि इससे अकाली दल कुछ भला होगा, किसान मूवमेंट को कोई फायदा पहुंचेगा, या पॉलिटिकली इनको कुछ एडवांटेज मिलेगा? आप क्या सोचते हैं एज ए बहुत आप सीनियर जर्नलिस्ट है, सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है पंजाब के अंदर? और देखिए, गठबंधन पे, गठजोड़ पे श्रोमणी अकाली दल को सेंटर में एक इकलौती मिनिस्ट्री मिली, हरसिमरत कौर बादल। उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, जबकि आपका पहले भी नुकसान हुआ। आपको चाहिए था डे 1 से, जब सेंट्रल सरकार ने कृषि के मसले पे 3 ऑर्डिनेंस पास किए, तभी आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था, क्योंकि अलायंस बना तब आपको मिनिस्ट्री मिली। ये नहीं कि आपको पहले मिनिस्ट्री मिली फिर अलायंस हुआ, मिनिस्ट्री फिर मिली। तो ये अकाली दल ने पहले भी गलती की और आज भी गलती की। ना पहले काम के थे पंजाब के लिए, ना आज काम के माने जाएंगे, क्योंकि पंजाब में जो किसान है वो आपको लगा कि लगातार उन्होंने अब रोकी जाएगी, क्योंकि किसान के पंजाब के पास और कोई है नहीं है। ना पंजाब के पास कोयला है, ना पंजाब के पास पत्थर है, ना राजस्थान की तरह या MP की तरह, ना उड़ीसा की तरह। पंजाब में एक ही है, पानी का जो 400 फीट लेवल नीचे जा चुका है। जब पूरा देश भूखा था तो पंजाब ने पेट भरा था हरी क्रांति के नाम से। तो आज सेंटर सरकार को लगा, चाहे सेंटर सरकार में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और आज सेंटर सरकार को महसूस हुआ और पंजाब के किसानों को उन्होंने महसूस करवाया कि अब आपकी कोई मूल्य नहीं, हमने जो ये बिल पास करने, हमने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लेकर आपकी ज़मीन देनी है, ये पंजाब के लोग जानते। तो इसलिए अकाली दल को लगा कि पहले सेंटर में कुर्सी छोड़ी जाए, अब अलायंस तोड़ा जाए। तो अलायंस पहले था या कुर्सी, ये अकाली दल अभी भी भूल कर रहा है। भुल्लर साहब, आपके तमाम नेताओं से लगातार बातचीत हुई है, बिल्कुल टॉप लीडरशिप, अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सबको, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और सबकी खबरें आपने सबसे पहले दिखाई हैं, NB न्यूज़ पर आपने ब्रेक की हैं और आपकी एक बहुत फॉलोइंग भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि इस्तीफे का जो प्रोपेगंडा था
जैसा विपक्ष कहता है, जैसा इनके विरोधी कहते हैं कि ये तो नाटक था, दिखावा था, तो उसकी तो पूरी कोई मतलब उसका कोई मोल नहीं रहा। तो क्या अलायंस तोड़ने का अब इनको कोई फायदा मिलेगा? आपको ऐसा लगता है कि अकाली दल ने जो अलायंस तोड़ा है, एनडीए से पीछे हटे हैं, दोस्ती तोड़ी है बीजेपी से, क्या इससे कोई एडवांटेज इनको मिलेगा? आप क्या समझते हैं, क्या इनको कुछ फायदा मिलेगा? देखो, पंजाब की जनता, जो पंजाब की जो सियासी पंडित, अगर उनकी हम बात माने, वो कह रहे थे कि ना इनको कुर्सी छोड़ने से फायदा मिलेगा और ना अब अलायंस तोड़ने से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने लाइंस तोड़ना था, अगर आपने कुर्सी छोड़नी थी, तो उसी दिन छोड़ देते जब जम्मू कश्मीर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपको तभी फ़ायदा होगी जब आपने सीए के हक में वोट डाली। जम्मू में पंजाबी भाषा ख़त्म कर दी, जहां 70 लाख लोग पंजाबी बोलते थे, तभी आप चुप कर गए। तो जो अकाली दल के पक्ष में जाना चाहिए था, जो अकाली दल के फेवर में जाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। तो अब चाहे आपने कुर्सी छोड़ दी है हरसिमरत की, चाहे आपने लाइंस तोड़ दिया, पंजाब में लगता है कि 2022 का चुनाव जो महज 1.5 साल रह गया, आपको फ़ायदा नहीं मिलना। ये पंजाब के जो सियासी पंडित मानते। तो आपका कल भी नुकसान था, आज भी नुकसान है और कल को भी नुकसान होगा। ये अकाली दल की बड़ी भूल है। तो मैं अगर संपादक, अभी एज ए पत्रकार, एज ए संपादक जगतार सिंह भुल्लर की बात करूं, तो वो क्या मानते हैं आने वाले समय में क्या होगा? मतलब उनको नुकसान तो जो होना है वो तो हो गया, तो क्या इसकी कोई भरपाई का कोई रास्ता है? आपको क्या लगता है, कुछ आप ऐसा देखते हैं आगे आने वाले में, कुछ ऐसा, कुछ करिश्मा हो, कुछ मिरेकल हो, कुछ ये हो कि ये मुद्दा तो ये गंवा चुके हैं अब, तो इसका एडवांटेज किसको मिलेगा, फ़ायदा किसको मिलेगा? आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जो ऑलरेडी पंजाब में उसकी ठीक ठाक अब संगठन उनका बढ़ा है। कांग्रेस ऑलरेडी अभी रूल कर रही है और कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है कि इस मूवमेंट को जिस तरीके से सपोर्ट मिला है वो कांग्रेस का मूवमेंट है, वो आम आदमी पार्टी का मूवमेंट शायद नहीं है। आप क्या भावते हैं, क्या ग्राउंड पर इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? देखिए मिहिर जी, देखिए जो अकाली दल का नुकसान होना था वो हो चुका। जिस अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी के, वो विपक्ष में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी आती है, वो विपक्ष की पार्टी है। तो अकाली दल पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान में, और सबसे बड़ा उन्होंने लगातार गलती की है। सेंटर सरकार के जो बिल है वो उन्होंने पे बिना सोचे हुए वहाँ मोहर लगाई है। तो अकाली दल कल भी नुकसान में था, आज भी नुकसान में था। रही बात पंजाब में अब फ़ायदा किसको होगा? पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है कि अकाली दल पहले से उनका ग्राफ नीचे गया है, तो शायद कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि पंजाब के जो लोग हैं वो अकाली दल को भी नफरत करते हैं, और करीब 4 साल की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होने वाली है। उन्होंने भी पंजाब की जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ भी नुकसान है। लेकिन अब पंजाब में आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो पहले थे, जो बुजुर्ग जब बूढ़े लोग थे वो आपने देखा होगा, लेकिन आपने पिछले हफ्ते से देखा होगा कि पंजाब का जो नौजवान चेहरा वो घरों से बाहर निकल के आया है कि हमारा भविष्य खतरे में। तो मुझे लगता है कि 2022 शासन में संभावनाएं बनी रहती है। 2022 में कुछ ऐसे पंजाब में एक ऐसा फ्रंट बन सकता जो पंजाब को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन भुल्लर साहब, एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब हरियाणा की तासीर में बहुत फर्क नहीं है। दोनों राज्य एक ही मिट्टी से निकले हुए राज्य हैं और कृषि दोनों ही राज्यों में प्रमुख है, और आप दोनों ही राज्यों की राजनीति को बहुत ही बेहतर समझते हैं, किसी से बेहतर समझते हैं। लेकिन इस आंदोलन का असर हरियाणा में देखने को नहीं मिला उतना। तो क्या सरकारें होने से आंदोलन में बदलते हुए बदलाव आता है? यहाँ कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस केंद्र के अपोज है, इसलिए यहाँ आंदोलन के रंग देखने को मिला। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी केंद्र में सत्ता पे काबिज है, इस कारण आंदोलन का असर वहाँ फीका पड़ा। आप क्या सोचते हैं? देखिए मिहिर जी, देखिए अगर पंजाब और हरियाणा की हमने राजनीति की बात करें तो देखिए यहाँ जाट, पंजाब में जट और हरियाणा में जाट डोमिनेट कर। बादल चाहे वो आज भी कह रही हैं कि बिल तो अच्छे, लेकिन हम पंजाब के किसानों को समझा नहीं पा रहे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनका मानना कि अभी बिल ठीक है, लेकिन पंजाब के किसानों ने मजबूर किया कि कुर्सी भी छोड़ो और अलायंस भी तोड़ो। यही हालात, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के जो तमाम जाट लीडर हैं उनकी मजबूरी है। लेकिन जो इनेलो, जैसे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है, किसानों की बात जमात बोली जाती है, तो ILD जो नेशनल लोक दल है वहाँ दुष्यंत चौटाला, उनकी भी मजबूरी पड़ी है। वो भी प्रेशर में है, स्ट्रेस में है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा स्ट्रेस बन गया तो जैसे हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ा तो दुष्यंत चौटाला को भी देना पड़ेगा। वहाँ आपने देखा होगा JP दलाल को लोगों ने घेर कर पूछा है
कि आप क्यों नहीं है, किसानों के साथ क्यों नहीं है। तो वहाँ ठीक है कि वहाँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार में जो तमाम जाट लीडर हैं उनकी वही हालात हैं जहाँ जैसे सुखबीर सिंह बादल के। बुल्लर साहब, लेकिन आपने तो एक नेशनल कवरेज किया है, नेशनल मीडिया को आप लीड करते हैं और लगातार आपने तमाम नेशनल खबरें ब्रेक की रही हैं। तो एक बात मुझे बताइए, मुझे समझ से परे है मेरी ये बात, कि जो कांग्रेस पंजाब में इतनी दमदार दिखती है और इस मुद्दे को इतने धारदार तरीके से उठाती है, वही कांग्रेस बाकी जगहों पर ऐसी क्यों दिख रही है? इस मुद्दे को आंदोलन का रूप कांग्रेस नहीं दे पा रही। पंजाब में वो काम कांग्रेस ने बहुत कामयाबी से किया, तो क्या आप इसका श्रेय कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहेंगे, उनके नेतृत्व को देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? आपकी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष से भी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसको हमने दिखाया था, जाखड़ साहब। देखिए मिहिर जी, अगर हम कहेंगे कांग्रेस फायदे में नहीं, ना पंजाब में कांग्रेस फायदे में, ना आम आदमी फायदे में, ना अकाली दल फायदे में। पंजाब का जो यूथ है, पंजाब का जो किसान है, पंजाब की जो बाकी बरादरी, चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे पंजाब का वो दलित समाज हो, चाहे शाहूकार हो, चाहे आड़तिया हो, उनको पता है कि अगर पंजाब में किसान मर गया तो निश्चित तौर पे बाकी लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि धान और गेहूं की जो फसल है जो एफसीआई खरीदी है वो 70,000 करोड़ के करीब जो कैश क्रेडिट लिमिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, क्योंकि एफसीआई खरीद देती है। तो ये अकाली दल की जितनी मजबूरी है, कांग्रेस की भी उतनी मजबूरी है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा आधार किसानों का है। तो ये जो जिन तमाम जो पार्टी, चाहे श्रोमणी अकाली दल लगातार जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में ऑर्डिनेंस पास किए थे जून से लेकर अभी तक, ये अकाली दल वकालत करता आ रहा था कि नहीं बिल अच्छे हैं, लेकिन अब किसान बाहर आए हैं, सड़कों पे आए, ट्रैक पे आए हैं, संसद हिली है। तो अब जो पंजाब की तमाम पार्टी, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार, उनके कान भी खुले और आंखें भी खुली है, क्योंकि मजबूरी बन चुकी है। उनको पता है कि अब 2 साल बाकी हैं, 2 साल से समय कम है, इसलिए वो अब किसानों की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना काल में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले उनके तहत आईपीसी के तहत 144 के तहत केस दर्ज कर रहे थे, अब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है, केस रद्द करने पड़ रहे हैं। अब कह रहे कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, मैं कांग्रेस के सरकार किसानों के साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये तमाम जितनी पार्टी है, इनके जो ड्रामे थे वो अब जनतक हो चुके हैं। अच्छा बुल्लर साहब, इस बीच में एक जानकारी एनबी न्यूज़ के दर्शकों को दे दूं कि ये स्पेशल ट्रांसमिशन है, इस वक्त हमारे पंजाबी के दर्शक भी देख रहे हैं और हिंदी के दर्शक भी तमाम देख रहे हैं, तमाम राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब पंजाबी के दर्शकों से मुखातिब होइए, उनको इस पूरी घटना के बारे में तफसील से बता दें और फिर मैं इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय की सब तो वड्डी खबर यही है कि अकाली दल ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ 1996 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ज़्यादा पार्टियां का अलायंस सी, बहुत वड्डियां पार्टियां सी और एक सांझी सरकार सी और इकलौती पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल। उस समय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सन 97 ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हों ने बिना शर्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी ਨੂੰ समर्थन दिता सी और जो 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ गठजोड़ सी वो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ आके टुट गया और बुरी तरह टुट गया, क्योंकि अकाली दल लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने सुनी। हालांकि सुखबीर सिंह बादल तक तमाम जिन्हें भी अकाली दल के लीडर ने वो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार की बल्ले बल्ले कर रहे सी, तारीफ कर रहे सी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की तलवार पंजाब के किसानों को बेलते रही उन्होंने धड़ और सिर लग कर दिते, पंजाब की लोगों की जमीन खोहन के फैसले किए, तो अकाली दल नूं लग्या कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।